इन चुनाव के नतीजों को जिन दो कारणों के तहत मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें मैं ममता बनर्जी का ताज़ा आरोप जोड़ देती हूँ कि 100 से अधिक सीट तो हमसे लूट ली गई है, और भवानीपुर भी इसमें शामिल है। तो जो आंकड़े, हर जगह पर ये आंकड़े मौजूद है कि एसआईआर में किन सीटों पर कितनी कटौती हो और कैसे बीजेपी के झोली में वहाँ पर सीटें अधिक पहुँच गई हैं। सीधे सीधे ये सवाल आज के समय में और मजबूत हो जाते हैं। तो बीजेपी इस जीत पर इतना बड़ा जश्न मना रही है, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के जो चुनाव और चुनाव के नतीजे हैं ये इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं? जी, कि पहली बात तो ये कि जो जितना मैंने सुबह देखा, सर को शायद उन्होंने ज़्यादा डीपली देखा होगा, तो उसमें किसी न्यूज़पेपर में ही मैंने देखा, तो उसमें ये था कि जिन जगहों पर वोट्स कटे हैं उनमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो तृणमूल ने भी जीती हैं। जी, अब वो करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। मैंने एक न्यूज़पेपर में आज किसी नेशनल न्यूज़पेपर में ही देखा। जी, जी। तो इसलिए आउटराइटली अगर यदि हम ये कहें, इसमें कोई दो राय नहीं कि सर का एक बड़ा मुद्दा था जो रिवीजन हुआ है स्पेशल, और उसमें जो बाद में वोट काटे गए खास तौर पे, जिसमें एक तो हो गया कि कोई व्यक्ति मृत है और या वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, उस तरह के वोट काटे गए। और दूसरा है कि जिन लोगों ने अपनी जो हाजिर भी हुए उन्होंने अपने कुछ प्रूफ्स भी दिए, और उसमें भी तो 27 लाख 10 करोड़ यदि पॉपुलेशन किसी राज्य की है तो उसमें 27 लाख जो बाद के वोट कहे जा रहे हैं वो कोई कम नहीं है किसी दृष्टि से। तो अब दिक्कत वही है, क्योंकि आपको मालूम है पहले भी एक बार राहुल गांधी जी ने बहुत पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह दी थी जब कर्नाटक की बात हुई थी, अगर आपको याद हो, जी, और जी। तब वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी की बात की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको किसी प्रकार से वो नहीं किया, यानी कि ना तो वो बात जांच आगे कराई। कहीं मतलब जी। मतलब हाँ, एक वो जिसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। तो उस दृष्टि में अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। निश्चित ही अगर किसी एक जाति विशेष के वो ज़्यादा काटे गए हैं, जिसे ये समझा गया कि अभी जैसे सर ने भी बताया कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो जैसे भवानीपुर का ही वो एग्जांपल दे रहे थे कि जो मार्जिन है उससे ज़्यादा वोट वहाँ पर काटे गए, तो निश्चित ही वो एक सवाल तो पैदा करता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले गया था। अब उसके बाद हमारे पास या आपके पास या किसी भी उसके पास क्या चैनल बचता है? इलेक्शन कमीशन पहला, अगर चुनाव से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी होती है उसमें जो पहला जिम्मेदारी या पहला दरवाजा वो तो इलेक्शन कमीशन है कि उसका ये काम है कि अगर कोई कंप्लेंट, अब इलेक्शन कमीशन भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक तो लगाई नहीं है। तो ये मामला इस प्रकार से हो गया और इसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। आप वो उदाहरण दे देते हैं जब आप सत्ता पक्ष के लोगों से बात करो कि जी बाकी राज्यों में क्यों हो गया, केरल में क्यों नहीं हुआ, है ना, उसका जवाब इधर से ये आता है कि जहाँ पर उन्हें पता है कि कुछ हम एक विद इन रीच हैं वहाँ पे वो करते हैं और बाकी जगहों पर नहीं करते। तो मैं पहले भी एक बार कह रहा था कि ये तो बहुत अजीब हो जाएगा कि अगर हम ये कल्पना करें कि भाई ये कोई बहुत बड़ा स्क्रीन है और उसमें कुछ दो नेता बैठे हुए हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं और उसके सामने सारी सीट्स का वो आ रहा है और वो ये कर रहे हैं, ये वाले में कर दो, ये वाले में ना करो। ये ईवीएम के टाइम पे मैं एग्जांपल दिया करता था। और इसी तरह से अब अगर वोटर, ये कल योगेंद्र यादव जी का कोई मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई वोटर सरकार चुनते हैं, सरकार थोड़ी वोटर चुनती है। कि अगर ये होने लगे कि सरकार ये तय करेगी कौन कौन वोट डाले, मतलब वोटर ये तय करते हैं कि कौन राज करेगा। जी, जी। तो अब मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये बहुत एक ऐसा इस समय ये प्रश्न हम सब लोगों के सामने जो भी इस देश के नागरिक हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या बाकी लोग भी जिनको राजनीति में रुचि है या समझ है कि ये जो, क्योंकि कल ही ममता जी ने तो कल ही ये बयान दे दिया था, आज तो उन्होंने फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई ये इमोरल है विक्ट्री। और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री को आप सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारे संस्कार में है और ये दुनिया को हमने दिखा दिया है कि लोकतंत्र क्यों, भारत उसकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। तो अब मैं भी बता रहा हूँ कि इस चीज़ का दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। ये बात तो सही है कि कई जगहों पर संदेह उत्पन्न होते हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन साथ के साथ जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये बातें भी ठीक हैं कि देखिए अब
जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, मान लीजिए मतलब आप आसाम की बात कर लें, अभी हम 2 मिनट के लिए अगर वेस्ट बंगाल से हट जाएं जी। और हम कई अन्य जगहों की बात करें, या हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं तो हमें हरियाणा का ज़्यादा पता है, या जी। पंजाब में जो आज अपोजिशन की स्थिति है। अब मैं कल भी किसी को कह रहा था कि अगर वो बात सही है जो पंजाब के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा पीछे, तो उसमें तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उनको किसी एजेंसी ने प्रेरित कर दिया उस कार्य को करने के लिए जो उन्होंने किया। तो अपोजिशन की अपनी स्थिति भी जो है वो मुझे लगता है कि उसमें भी मतलब दोनों चीज़ें, फैक्टर्स दोनों मिलके चल रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा है कि देखिए जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, मैकियावेली का अभी कल परसों में कुछ सुन रहा था, उनका कोई जन्मदिन था, तो वो नैतिकता वाली तो कोई बात राजनीति में है नहीं। तो जी। सत्ता की राजनीति है, उसमें जो भी सामदान दंडभेद है वो अपनाएंगे जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और वो कई जगह दिखता भी है। नैतिकता नहीं, लेकिन जो संविधान के नियम हैं और जो अधिकार हैं, जो मताधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो आज मुझे लगता है कि इंडियन इसमें जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ उसके बाद जो बहुत एक करारा, क्योंकि 400 पार की बात चल रही थी उस समय, और जो झटका लगा और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी नीचे आई और अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और एनडीए की सरकार बनानी पड़ी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की इसमें बड़ी भूमिका थी। उसके बाद एक विपक्ष में एक तरह से एक उत्साह था और लोगों के लिए भी था, क्योंकि देखिए ये एक साफ सी बात है, वो मोदी जी हो या कोई भी हो, यदि बहुत ज़्यादा आप किसी को शक्तिशाली बना देंगे तो एब्सोल्यूट पावर जैसे बोलते हैं, करप्ट एब्सोल्यूटली, वो वाली बात हो जाती जी। तो लेकिन उसके बाद से विपक्ष कई जगहों पर लगातार, आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, फिर अन्य राज्यों में, और दिल्ली कल में तो देख लीजिए, दिल्ली में इतना ड्रामा करते हैं। जी जी, तो कई कई जगहों पर। और तो वो जो अलायंस था, क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में भी वो अलायंस था बेसिकली, उससे पहले ही बना था, बल्कि उसके सूत्रधार वगैरह नीतीश कुमार ही थे जो खुद ही बाद में चले गए। तो विपक्ष में एक प्रकार एक एग्रेसिव टोन भी रखी हुई, वो तो अभी तक भी रखी कोशिश की राहुल गांधी जी ने भी एलओपी के नाते। हालांकि बहुत बार ऐसा लगा कि वो भी बोलते बोलते डाइवर्ट कर जाते हैं, और उदाहरण के लिए अभी जो नारी बंधन में भी प्रियंका गांधी की जो स्पीच थी वो ज़्यादा ये माना गया कि मारक थी, या ज़्यादा वो हिट कर रही थी, या उसमें व्यंग जो है वो एक सही तरीके से इस्तेमाल किया था। व्यंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, चलिए वो तो वाक पटुता एक अलग वो हो जाता है, लेकिन नहीं, राजनीति में चोट पहुंचाने के लिए या वो करने के लिए भी देखिए वो चीज़ें भी जरूरी है ना। आजकल तो सब सिंबोलिज्म का जमाना है। आप देख ही रहे, कल प्रधानमंत्री जी बंगाली धोती वगैरह पहन के आए, है ना। तो आजकल नेगेटिव ऐसे ही बनते हैं, तो वो अलग बात है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि वो जो माहौल बना था 24 में, वो बहुत जल्दी और अब वो और ज़्यादा, क्योंकि ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री थी जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से अपनी जगह पर थी, और कई जगहों पर अब नीतीश जी भी वहाँ से चले गए, नवीन पटनायक चले गए, बहुत सारे जगहों पर जो विपक्ष के स्टालिन चले गए बाहर हैं। तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा, और ममता बनर्जी बिल्कुल भी हालांकि पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पे चली गई थी, और वेस्ट बंगाल आप जानते हैं कि ऐसा राज्य था जहाँ पर ममता बनर्जी से पहले 34 वर्ष तक लेफ्ट भी था, है ना। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत हाईलाइट कर रही है, लेकिन वो एक तथ्य भी है जो मोदी जी ने भी अपने भाषण में किया कि पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। जी जी। इवन की जब पहले हारे तो एक बार त्रिपुरा में रह गई थी जी जी। तो त्रिपुरा में भी अब नहीं है। तो वो जो और लेफ्ट भी एक कंपोनेंट तो रहा ही है अलायंस का। तो इस समय जो एक प्रकार का जो कमजोरी या बिखराव विपक्ष में देखने को मिला है, और ऊपर से ये जो इसमें देखिए सर का अपनी जगह ठीक है जो सर बता रहे थे ये रिवीजन वाला, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बार बार हिंदू वोटर्स की उन्होंने बात की है, वो भी तो क्लियर कट ध्रुवीकरण है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लेफ्ट के लोगों ने भी, लेफ्ट के हिंदुओं ने कहते हैं हमें वोट दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो SIR है ये तो एक बार हुई है ना, वह चली जाएगी। इस तरह का पोलराइजेशन अगर देश में होता है जहां पर कोई व्यक्ति सीधे ये कहे कि हमें नहीं चाहिए धर्म विशेष के वोट, तो ये अपने आप में ही, जबकि आप जानते हैं कि जो आचार संहिता है उसके मुताबिक यदि आप इस तरह का कोई बयान देते हैं, कुछ करते हैं, तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो तो बहुत खुल के उन्होंने दिया है, और निश्चित तौर पे उसका मुझे लगता है उनको लाभ भी हुआ है अपनी जगह। वो जो बाकी फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेटजी की बात है, बिखराव की बात है, 15 साल
की एंटी इनकम्बेंसी है, वो सब फैक्टर्स भी हैं। वो एक चीज़ से नहीं होता इलेक्शन। देखिए मोदी जी और अमित शाह तो 2021 में भी थे, चुनाव आयोग तो 2021 में भी था, ऐसा तो है नहीं कि तब नहीं था। कोई कह सकता नहीं जी इस बार और प्लानिंग करी, बट ये नहीं तो कई फैक्टर्स मिलकर रिजल्ट लाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हम सबका विश्वास उड़ जाएगा तो वो देश के लिए बहुत चिंता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो एक, अब पहले तो वैसे ही सरकारें बदलती थी, मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा ट्रेंड था, एक ज़माने में 5-5 साल में बदल जाती थी। अभी ये पिछले 15-20 साल में काफ़ी रिपीट होने लगी हैं सरकारें, 2 बार 3 बार 4-4 बार भी। यही तो सवाल जो कि सौमित्र जी ने अपने पहली टिप्पणी में कहा कि ऐसी क्या वजह दिखती है कि बीजेपी रूल स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी का असर चुनाव पर नहीं दिखता है, लेकिन जब नॉन बीजेपी रीजनल पार्टी रूल स्टेट पर जो है थोड़ा सा उसमें अलग अलग बात ये कि देखिए अब नवीन पटनायक जो थे, क्योंकि बहुत ही लो प्रोफाइल रहे हमेशा, तो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी और उन्होंने तो बहुत लंबा खेला। और नीतीश कुमार जी भी बीच में दूसरी पार्टियों में भी रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल अभी लेफ्ट रिपीट कर गया केरल में, जहाँ कभी रिपीट नहीं करा जाता, अब हमेशा बदल जाती। तो अभी मतलब पिछली बार दो बार लगातार 10 साल लेफ्ट की सरकार रही, तो केवल भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स का तो हम नहीं मान सकते। और कई जगह बदला भी, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में बदला है ना 5 साल में, वहां पर अभी वो रवायत कायम है, वहां अभी कोई रिपीट नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, हरियाणा में भी नहीं हुई थी, पहले कांग्रेस ने की और फिर बीजेपी ने की, तो वो हरियाणा में भी नया फिनोमिना है ये रिपीट करने वाला। ऐसे कुछ अपवाद हैं, लेकिन जब बात बड़े उसकी होती है, बदलाव की होती है, बड़े राज्यों की होती है, तो ये अपवाद नजर नहीं आता। नतीजों से विपक्ष शायद ज़्यादा ही उत्साहित हो गया था और एक एक करके बड़े बड़े जो राज्य हैं वो विपक्ष हारता जा रहा है। अब विपक्ष और आने वाले विधानसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? एकजुट होकर लड़ेंगे? ये जो उन्होंने कहा था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए अलायंस है, इसका स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कोई नहीं, और फिर वो पंजाब का जो सवाल है वो काफ़ी फंसता हुआ दिख रहा है। जी देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि राजनीति में कोई ऐसी कुछ नहीं है कि कोई परमानेंट ही है ना। बहुत सारे नेता पहले भी हुए, और इंदिरा गांधी आप जानती हैं कि 1971 में कितनी बुलंदी में थी और कुछ वर्षों में ही उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे आ गया। और पूरी दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राजनीति में जो व्यक्ति ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं। हंगरी के विक्टर ओरबान का नाम लिया जा सकता है। जी जो घड़ी हमारे यहाँ आम भाषा में समझाते हैं कि जो सुई 6 से 12 पे जाती है वो 12 से 6 पे भी आती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि और जो मैंने बताया ना कि कांग्रेस के अंदर आम आदमी पार्टी के भी जैसे 7 MP चले गए, तो बीजेपी ने जिस तरीके से वो की है, और उनको उसका अधिकार है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भाई वो उन्होंने तय करना है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में आता है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि वो सत्ता बचे कैसे रहे, है ना, वो कुर्सी बची रहे। और मोदी जी तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो सत्ता से बाहर तो गए नहीं, पहले मुख्यमंत्री के तौर पे, फिर प्रधानमंत्री के तौर पे। जी जी। तो वो 2029 के बाद, ये सब लोग कहते हैं कि जी बीजेपी इलेक्शन मशीनरी है, मशीन है एक तरह की, हर समय लगी रहती है ये जी, जी। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि इनके यहाँ बैठ के ये वो चलता रहता, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो थोड़े लेट बैक एटीट्यूड से चल रहे हैं, इसके बावजूद उनको लगता है कि भाई उस तरीके से वो शायद परिश्रम नहीं कर रहे होंगे, तो ये भी एक एंगल है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ये जो ध्रुवीकरण का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सारे भी सिलसिले हैं, तो निश्चित ही कल भी कोई ये कह रहा था कि शायद इतनी बीजेपी के लोग इतने खुश शायद जब 2024 में हैट्रिक बनाई थी तब भी नहीं हुए होंगे जितनी वेस्ट बंगाल की। वो वेस्ट बंगाल से एक अलग वो उन्होंने कहा ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह का तो चलो कहा ही, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ें थी, और आपने पिछले दिनों देखा होगा फिल्में भी बनी थी, एक बंगाल फाइल्स करके, और तमाम वो एक तो केरल में भी बनी थी, केरल के लिए भी बनी थी। जी हाँ, तो केरल में अब वो जहाँ तक केरल की बात है, देखिए वहाँ भी 2-3 सीट तो आ गई हैं इनकी। तो अब अगर वेस्ट बंगाल कोई आसान स्टेट तो नहीं थी, वहाँ पे भी इन्होंने जो है वो कर ही दिया है ना, खेला हो गया है। आप उसे चाहे जो कहें, पिछली बार खेला हो गया करके बहुत नारा चला था, और पिछली बार ममता, अभी तो देखिए ममता जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बड़ी एक, देखिए क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जैसे ट्रम्प जब सत्ता से बाहर गए थे, और क्या हुआ था आपको मालूम है जब पहली बार गए। जी ममता बनर्जी ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया है वो भी वही याद दिलाता है कि मैं ये चुनाव नतीजे नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी और मैं नहीं जाऊंगी राजभवन,
और मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी। अगर ये सारी बातें पे वो सीरियस हैं तो आगे बहुत ही एक विचित्र स्थिति बन जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्मूथ ट्रांजिशन की परंपरा रही है सत्ता में, कि आप जो है अभी इवन मान लीजिए प्रधानमंत्री हटे तो वो अगले प्रधानमंत्री की शपथ में भी चले जाते हैं, और इस तरह से रहा है शुरू से। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है तो ये भारत एक अलग तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिस तरह का एग्रेशन है और जिस तरह का, तो मैं ये नहीं मानता कि कोई फाइनल चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई सुपर नेचुरल पावर के तौर पे बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 21 में भी यही लोग थे, सारी टीम यही थी, 21 में कोई इलेक्शन कमीशन अलग नहीं था। ये ठीक है, आप कहेंगे कि उस समय रिवीजन नहीं था, इलेक्शन ये जो रोल्स का रिवीजन नहीं हुआ था, और ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया कि 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उस राज्य में या और राज्यों में भी, तो विपक्ष को हिम्मत ना हार के यदि वो संघर्ष करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब सत्ता होती है तो सब लोग खींचते हैं। अब कई बहुत सारे नेता बीजेपी ने तो कांग्रेस के अपने में मिला लिए। ये शुभेंदु अधिकारी कौन थे? इनको गए भी तो अभी मुश्किल से 8 साल ही तो हुए हैं, पहले तो ममता बनर्जी की कैबिनेट में। तो अब ये सारा जो चल रहा है इसमें कोई वो वाली बात तो रह नहीं गई, तो वो कल को वापसी भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें जब एक बार चक्र उल्टा चलता है तो वो उल्टा भी चल सकता है। तो इसलिए अच्छा, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, वो तो ना कोई बहुत तेज बोलते थे, वो तो बहुत सेहत के हिसाब से बड़े फ्रिजाइल से लगते थे, सब कुछ था, बाईपास सर्जरी भी हुई थी। मोदी जी अब 2 वर्ष 15वां पूरा करेंगे ना एक तरह से, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत युगों तक कोई बात हो गई है कि जो है वो 50 साल हो गए भारत के इतिहास में कोई ऐसे, तो ठीक है। लेकिन ये जो एक बार एसआईआर के बाद जो लिस्ट बन गई है, तो उस लिस्ट को अब दुरुस्त कैसे किया जाएगा अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं, और त्रुटियों पर जो है ऐसे किया जाएगा कि जो सरकार बनेगी वो लोगों की आकांक्षाओं को उस तरीके से पूरा नहीं कर सकती, और वो जो वोट जो लोग देते हैं वो भी उससे मोह भंग होता है। हम लोग बहुत सारे लोग आज़ादी की बात सुनते हैं कि लोगों को लगा था कि आज़ादी मिल जाएगी, जो एक बहुत बड़ा स्टेप था, और बहुत जल्दी लोगों का मोह भंग हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो वोटर लिस्ट ये 27 लाख नाम कट गए या 90 लाख नाम कट गए तो ये आगे ना भूतो ना भविष्यति, आगे कोई अब चांस ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। और अभी तो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और भी रास्ते होंगे संभवतः, हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अभी इमीडिएट कोई रिलीफ मिलती कहीं से नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये कोर्ट में मामला तब से चल रहा है जब बिहार में चुनाव हुए भी नहीं थे, वहां पर एक सरकार भी बन गई, नीतीश भी चले गए, सम्राट भी आ गए, अब पश्चिम बंगाल में ममता भी चली गई, अब उनकी जगह बीजेपी किसी महिला को सीएम बनाती है या फिर किसी पुरुष को सीएम बनाती है, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्या हो जाएगा। सौमित्र सर, एक लाइन की टिप्पणी आपसे और उसके बाद प्रोफेसर गुरमीत से भी। जी सौमित्र। देखिए, मेरा मानना है कि